नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ ALP टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ सभी 75 प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों की यादृच्छिक ढुलमुल गति को निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा। आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह के दिखाई देने वाले पिंडों की यादृच्छिक ढुलमुल गति को वायुमंडलीय अपवर्तन घटना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। अब रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब रिफ्रैक्शन के उदाहरण कौन कौन से? अपवर्तन के उदाहरण: जल में डूबे हुए सिक्का का ऊपर उठा दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षैतिज से नीचे होने पर भी दिखाई देना, और तीसरा तारे का टिमटिमाना। ये सब अपवर्तन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि दो प्रकाश की किरणें FR और FV फोकस दूरी की है, तब निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब कैसे होगा कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पे एक नियम के अनुसार निर्भर करता है। यह नियम कौची का नियम कहलाता है। इसके अनुसार जो होता है म्यू बराबर A प्लस बी बटा लैम्डा स्क्वायर होता है, जहाँ A और B नियतांक है। अब इसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो म्यू रेड लेस देन म्यू येलो हो जाएगा, और लेस देन म्यू जो है क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा। यानी कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है और हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। अगर माना कि प्रत्येक किस्त कितना के है? x का है, तो पहली किस्त का वर्तमान मूल्य कितना होता है? x/1 प्लस 10/100 हो जाएगा, यानी 10x/11 हो जाएगा। दूसरी किस्त का वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा? x/1 प्लस 10/100 के होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो 100/121 x हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 21,000 आना चाहिए, यानी 10x/11 प्लस 100x/121 बराबर कितना होना चाहिए? 21,000 होना चाहिए। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? 210x बराबर 21,000 गुना 121 बराबर 121 रुपया। यही हमारा 12100 रुपया, यानी आंसर हमारे पास हो जाएगा बी, 12,100 रुपया। अगला प्रश्न है कि महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या 2 वर्ष प्रति वर्ष की दर से घटती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी कुल जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 45,000 की जनसंख्या में कितने परसेंट के से 2% से घट रहा है, तो पहला वर्ष में घट के 98% रह जाएगा। फिर दूसरे साल के कितना रह जाएगा? 98%। बस इसे सोल्व कर देना है तो 9 गुना 49 गुना 98 हो जाएगा, यानी इसे कीजिएगा कैलकुलेट तो 43,218 रह जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, वह विकल्प चुने जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाना नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें कितनी है? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें तो इसमें कितनी त्रिभुज है? जब इसे काउंट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कितने? C 11। 17 व्यक्तियों की औसत आयु 39 वर्ष है। यदि पहले 9 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है और अंतिम 9 व्यक्तियों की औसत आयु 44 वर्ष है, तो 90 व्यक्ति की आयु कितनी है? तो 90 व्यक्ति की अभिष्ट आयु कैसे निकलेगा? तो 9 गुना 35 प्लस 9 गुना 44 माइनस 17 गुना 39 कर दीजिए, क्योंकि 17 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है? 39 है। और यदि पहले 9 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है? 35 है, तो ये लिख दिए। और अंतिम 9 व्यक्तियों की औसत 44 है, उसमें से घटा दिए ये, तो निकल गया 90 व्यक्ति की अभिष्ट आयु। तो इसे सोल्व करेंगे 315 प्लस 396 माइनस 663 बराबर 711 माइनस 663, तो हो जाएगा कितना? 48
वर्ष। आंसर हमारा आ जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? मौर्य साम्राज्य के, इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार, उसके बाद अशोक राजा बने, उसके बाद बृहद्रथ। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में मौर्य समाज की स्थापना किया था। बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इसने 298 ईस्वी से 273 ईस्वी तक शासन किया। और अशोक बिंदुसार का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। और बृहद्रथ जो था वो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकृत ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का उपयोग अवशोषित या विकृत ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। सीलोमीटर द्वारा वायुमंडल के अंदर एरोसोल की सांद्रता और बादल की ऊंचाई मापा जाता है। और क्लिनोमीटर द्वारा गुरुत्व के सापेक्ष किसी वस्तु का झुकाव को मापा जाता है। और कैलोरीमीटर प्रकाशिकीय विशेष तरंगदैर्घ्य के अवशोषण को मापता है। अगला प्रश्न है कि 4.3 के भार के अनुपात वाले दो व्यक्ति सीढ़ियों पर 12:11 के समय के अनुपात में चढ़ते हैं। प्रथम को दूसरे से शक्ति का अनुपात क्या है? तो 4.3 के भार के अनुपात वाले दो व्यक्ति सीढ़ियों पर कितना 12:11 के समय के अनुपात में चढ़ते हैं। तो शक्ति निकालने से शक्ति बराबर जो हो जाता है वो क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। कार्य को लिख सकते हैं ऊर्जा बटा समय। ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh बटा टी हो गया। ऊर्जा को बराबर mgh लिखें, समय के टी लिखें। फिर mgh को लिख सकते हैं, mg को w और h रहने देते बटा टी हो जाएगा। w जहाँ पर क्या है वो है भार है। अब आइए देखते हैं P1 बटा P2 बराबर W1 बटा W2 इंटू T2 बटा T1 हो जाएगा। अब मान रख दीजिए 4/3 गुना 11/12, ये 4×3 = 11/9 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा डी। शक्ति कार्य करने की दर है और शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट होता है। और 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। अगला है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 12 है। निम्नलिखित में कौन सा उनका लघुत्तम समवर्त कभी नहीं हो सकता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगा। जो अगर महत्तम समवर्तक से विभाजित है वो पूर्णतः वो एलसीएम हो सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए नहीं कह रहा है तो कौन है जो 12 से विभाजित नहीं, तो वो है 90 जो 12 से विभाजित नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। अगला है, तल 3x - 4y - 2z बराबर 6 द्वारा निर्देशांक अक्षों के साथ निर्मित अंतःखंड खाली स्थान है। तो निर्देशांक अक्षों के साथ निर्मित अंतःखंड बराबर क्या होता है? x/a + y/b + z/c बराबर 1 होता है। दिया हुआ यहाँ पर क्या है? 3x - 4y - 2z बराबर 6। 6 को इधर ले जाते हैं तो 3x/6 - 4y 6 - 2z/6 = 1 हो जाएगा। इसे और सोल्व करेंगे तो x/2 + y/-3/2 + z-3 बराबर 1। a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -3/2, c बराबर होगा -3। इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। असंगत वर्ण समूह का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए n से p गया है, कितना है? +2 किया गया है। और k से r गया है तो +7 है। t से v गया है +2 है। q से x गया है +7 है। b से d गया है +2 है। और y से f गया है +7 है। x से z गया है +2 है। लेकिन t से b गया है जो +8 है, यहाँ पर +7 नहीं है। तो संगत जो हमारे पास मिला क्या आया वो है डी। अगला है, नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, एक असंगत है। असंगत संख्या युग्म को चयन करना है। ये देखते हैं 239 और ये 78 में क्या संबंध है। अगर 78 गुना 3 +5 करते हैं तो हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 239 आएगा। अगर 107 गुना 3 करते हैं तो कितना? 3 7 मैंने कितना हो जाता है? 3 7 21 321 हो जाता है। +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 326 हो जाएगा।
ठीक उसी तरह 101 गुना 3 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 308 हो जा रहा है। लेकिन 66 गुना 3 माइनस 1 करने पर हो रहा है 197, यानी हमारे पास असंगत जो आया वो डी हो जाएगा। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और उस पर निष्कर्ष दिए गए, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ कारपेंटर जो है वो तकनीशियन है। यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं कारपेंटर है और वो कुछ जो है वो जो है तकनीशियन है, और सभी तकनीशियन जो है वो क्या है, वो मैकेनिक है। सभी तकनीशियन जो है क्या है, वो मैकेनिक है। तो यहाँ पर हो गया कारपेंटर, जो रेड वाला हो गया है वो तकनीशियन, और जो ग्रीन वाला हो गया है वो मैकेनिक। अब इससे निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ कारपेंटर मैकेनिक है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा, कुछ मैकेनिक तकनीशियन है, ये भी सही है। तीसरा, सभी कारपेंटर जो है वो क्या है, वो मैकेनिक है, ये गलत है। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। केवल निष्कर्ष 1 और 2 निकलता है। ये क्या है, कारपेंटर है। तो आंसर है सी। नेक्स्ट है, महानदी नदी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत कथन बताना है। तो यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, बिल्कुल सही है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी सही है। यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है, ये भी सही है। यह अरब सागर में गिरती है, ये गलत है। महानदी के बारे में ये गलत है, यह अरब सागर में गिरती है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी छत्तीसगढ़ के अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। महानदी में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां हैं वो शिवनाथ, हसदेव, मंड और बुरई है। दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां हैं जोंकतेल आदि। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। अगला है, एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.4 ओम समान पदार्थ से निर्मित है और समान लंबाई से है, और 4a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमें क्या करना है कि प्रतिरोध बराबर जाना है, आर बराबर क्या होता है, तो रो एल बाई ए होता है। अब ये और ये कांस्टेंट है तो आर प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/a। तो R1 बाई R2 बराबर हो जाएगा A2 बाई A1 हो जाएगा। तो R1 की जगह पर 0.4, R2 ऐसे रखने देते हैं, और 4a के बारे में है। तो जब इसे R2 बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 0.4/4 बराबर हो जाएगा 1/10 बराबर 0.1 ओम। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ध्रुव से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1% कम हो जाएगा, जहां पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। पृथ्वी के ऊपर जाने पर जी का जो मान होता है, जी का मान वो क्या होता है, घटता है। जी बराबर जो होता है कैपिटल जी m/r² होता है। जी का मान ध्रुव पर महत्तम होता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 32 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ABCD एक चक्रीय त्रिभुज है। AB भुजा E तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि BE बराबर BC है। यदि कोण ADC बराबर 70 डिग्री, कोण BAD बराबर 95 डिग्री, तो कोण DCE का मान क्या होगा। कह रहा है कि B बराबर क्या है, BC है। ये दोनों बराबर है। यहाँ पर फिगर बना हुआ है, फिगर से आप समझ सकते हैं। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आएगा कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 70 डिग्री प्लस कोण ABC बराबर 180 डिग्री। जब इसे और आगे सोल्व करेंगे तो कोण ABC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री बराबर कितना, 110 डिग्री। आगे और फिर सोल्व करेंगे, कोण CBE बराबर हो जाएगा कितना, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर 70 डिग्री। तो BC बराबर हो जाएगा B। कोण BCE बराबर कोण BEC होगा, बराबर कितना होगा, 110 डिग्री बटा 2 यानी 55 डिग्री हो जाएगा। फिर आगे सोल्व करेंगे तो और क्या हो जाएगा, अगर आगे यहाँ पर सोल्व करते हैं, कोण BAD बराबर हो जाएगा 95 डिग्री। कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर फिर से 180 डिग्री। जब इसे 95 डिग्री वो रखेंगे, कोण BCD बराबर 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री बराबर 85 डिग्री। तो कोण DCE बराबर हो जाएगा कोण BCD प्लस कोण BCE होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 85 डिग्री प्लस 55 डिग्री, टोटल कितना हो गया, 140 डिग्री। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा
हो जाएगा ए 140 डिग्री। अगला प्रश्न है कि 2 अंकों से बनी संख्या तथा अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 77, तो अंकों का योग क्या होगा। कह रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या तथा अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 77, तो अंकों का योग क्या होगा। यानी x + y बराबर 77 अब बट्टा क्या हो जाएगा 11 बराबर क्या हो जाएगा आंसर 7। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 अंकों की संख्या और अंकों को क्रम को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग एवं अंतर क्रमशः 11 तथा 9 के गुणज होता है, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 7। नेक्स्ट है दिए गए वेन आरेख में आयत महिलाओं को दर्शाता है, पंचभुज उद्यमी को दर्शाता है, त्रिभुज माताओं को दर्शाता है। आरेख में दी गई संख्याएं उस श्रेणी विशेष की व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है कि कितनी महिलाएं उद्यमी हैं परंतु माताएं नहीं हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 74, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लड रिलेशन का a + b का अर्थ है a b की पत्नी है, a - b का अर्थ है a b की पति है, a × b का अर्थ है a b का पुत्र है, a / b का अर्थ है a b की माता है। तो आइए इस इक्वेशन से समझते हैं कि r और q से किस प्रकार संबंध है। तो सबसे पहले क्या है t q से क्या है q की पत्नी है कौन वो है t। उसके बाद q के बाद क्या था q × p है, यानी p के जो है वो पुत्र है वो है q, और p जो है वो पति है किसका u का, और u जो है माता है किसका माता है r का, ये क्या है माता है r का और ये पति है। r जो है किसके माता है तो r माता है s का, इसका s का, और s जो है पत्नी है किसका v का, क्या हो जाएगा यहाँ पत्नी v का। अब संबंध हमें बताना है किसके q और r में, q और r में संबंध बताना है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो r जो है वो q की बहन है d हो जाएगा। यदि दर्पण का mn पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चयनित करें, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य खाली स्थान को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए सकल घरेलू उत्पाद। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में किसी देश के अंतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुछ कुल वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम योग होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP सकल घरेलू उत्पाद। प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। नेक्स्ट है यदि 3 एम्पियर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो इतने समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा। यहाँ पर जो आई है वो कितना दिया हुआ है वो 3 एम्पियर दिया हुआ है, टी बराबर दिया हुआ है कितना इतना सेकेंड दिया हुआ है, क्योंकि 1 मिनट है तो 60 से गुना कर देंगे सेकेंड में बदलने के। क्यू बराबर जो हमारे पास होता है वो आई टी होता है, धारा गुना समय होता है। तो हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 × 60 यानी 180 क्या होता है कूलम्ब हो जाएगा, कितना 180 कूलम्ब। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किसी वस्तु के गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में निम्न में से कौन सी राशि संरक्षित नहीं होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेखीय संवेग। किसी वस्तु के गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में रेखीय संवेग संरक्षित नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के गुण है कि यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, पिंडों के मध्य उपस्थित माध्यम पर यह निर्भर नहीं करता है, और यह अंतर्ग्रहीय दूरी तथा अंतर आणविक दूरी दोनों के लिए मान्य है। यह पिंडों के आकार के एक समान द्रव्यमान वितरण के लिए लागू होता है। यह क्रिया प्रतिक्रिया युग में होता है। यह केंद्रीय तथा संरक्षी बल है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। अगला है 4 + 3√3 बटा 7 + 4√3 का मान कितना होगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो होगा 4 + 3√3 बटा 7 + 4√3 गुना कर देना है ऊपर नीचे माइनस रख के, तो 7 - 4√3 बटा 7 - 4√3 से गुना कर देना है। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 - 16√3 + 21√3 - 12 × 3 बटा 49 - 48 हो जाएगा 28 + 5√3 - 36 बराबर 5√3 - 8। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 84 किलोमीटर यात्रा करने के बाद रघुवीर ने यह पाया
यदि वह 5 किलोमीटर पर आवर की अधिक गति से यात्रा करता तो उसे 5 घंटे कम लगते। उसने वास्तव में किस गति से यात्रा किया है? तो माना कि वास्तविक चाल जो है वो कितना था, तो वो था x किलोमीटर पर आवर था। अब 84/x माइनस 84/x प्लस 5 बराबर 5 हो जाएगा। जब इसे गुना करेंगे तो 84 गुना x प्लस 5 माइनस x गुना x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। तो आ जाएगा x² प्लस 5x बराबर 84। जब इसे हल करेंगे तो x का मान जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? एक आएगा 7 और एक आएगा कितना? -12, जो कि -12 तो संभव नहीं है। तो x बराबर हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा सी। अगला प्रश्न है कि राधा दक्षिण पूर्व की ओर 9 मीटर चलती है, फिर वह पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है। यानी दक्षिण पूर्व में कितना चलती है? 9 मीटर चलती है। उसके बाद वह पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है, पश्चिम की ओर 15 मीटर चलती है। यहाँ से वह उत्तर पश्चिम की ओर 9 मीटर चलती है, यहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर कितने चलती है? 9 मीटर चलती है। फिर अंत में वह पूरब की ओर 6 मीटर चलती है। पूरब की ओर कितना चल रही है? तो वो 6 मीटर चलकर एक बिंदु पर खड़ी हो जाती है। वह आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ 15 माइनस 6 कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 9 मीटर। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करता है। कथन है कि कंपनी ABC के पास अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में सबसे अधिक ग्राहक है। निष्कर्ष में कंपनी ABC के पास कुल ग्राहकों के 58% ग्राहक है। कंपनी ABC के उत्पाद बाजार में सबसे सस्ते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन कर रहा है, क्योंकि कथन के अनुसार कंपनी ABC के पास अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में सबसे अधिक ग्राहक है, अर्थात यहाँ तुलना करने की बात कही जा रही है, लेकिन निष्कर्ष से कथन का कोई संबंध नहीं है। अगला फिर से प्रश्न जो कथन एवं धारणाएं के हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निर्दिष्ट मौलिक कर्तव्य देश के सभी नागरिकों पर बाध्यकारी होते हैं। धारणाएं हैं, संवैधानिक बाध्यताओं के बिना कोई भी भारतीय अच्छा नागरिक नहीं बनेगा। दूसरा है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करना ही यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि सभी नागरिक उनका पालन करेंगे। आंसर हो जाएगा ए। न तो धारा 1 और न ही 2 निहित है। कथन के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निर्दिष्ट मौलिक कर्तव्य देश के सभी नागरिकों पर बाध्यकारी होते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि संवैधानिक बाध्यताओं के बिना कोई भी भारतीय अच्छा नागरिक नहीं बनेगा एवं मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करना ही यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है, ये कहना भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए। भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 1956 ईस्वी में। यह 1956 ईस्वी में समाप्त कर देगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत संपत्ति उत्तराधिकार के रूप में केवल पुरुषों की मान्यता दी गई है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 को वर्ष 2005 में संशोधित किया गया है। संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है। अगला है, पी उपकक्ष के अधिकतम ई इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होती है? तो पी का उपकक्ष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एस की बात करते हैं तो इसके उपकक्ष गोलाकार होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 6। यदि H3PO3 का अनुभार m है तो इसका तुल्यांकी भार क्या होगा? कई बार यह प्रश्न पूछता है तुल्यांकी भार। तो अनुभार बराबर जो होता है, अनुभार बराबर जो होता है वो होता है तुल्यांकी भार और गुना क्या होता है? क्षारकता। क्या होता है? क्षारकता। अब H3PO3 को फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। इसकी क्षारकता जो होती है वो क्या होती है? वो 2 होती है। तो यहाँ से अगर हम H3PO3 को तोड़ेंगे तो 2H प्लस HPO3 माइनस आएगा, यानी क्षारकता 2 है। तो अनुभार यहाँ पर से क्या दिया हुआ है? अनुभार जो यहाँ पर दिया हुआ है वो m दिया हुआ है और ये हो गया m बराबर तुल्यांकी भार और गुना 2। तो तुल्यांकी भार जो हमारे पास निकलेगा वो कितना हो जाएगा? m/2। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो होगा बी। नेक्स्ट है, एक बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसका ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करें। तो आधार की परिधि, जो आधार की परिधि होती है, आधार की परिधि गुना ऊंचाई अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। वक्र पृष्ठ का
क्षेत्रफल निकल जाता है। तो आधार की ऊंचाई अगर हम निकालते हैं, आधार की परिधि निकालते हैं, तो 2 गुना 22/7 गुना r गुना, और ये जो ऊंचाई है वो कितना 16 दिया हुआ है, बराबर कितना 1056 दिया हुआ है। यहाँ से r का वैल्यू निकल जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। तो आयतन कितना हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा 22/7 गुना 21/2 गुना 21/2 और गुना 16 बराबर 5544 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी आंकड़ों के बहुलक और माध्य क्रमशः 24.6 और 20.1 है, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। तो सबसे प्रमुख इक्वेशन है बहुलक बराबर जो हमारे पास होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है। काफ़ी VBI फार्मूला है, इसे याद रखिए। तो माध्यिका बराबर होगा 24.6 प्लस 2 गुना 20.1 बटा हो जाएगा कितना 3, यानी 64.8/3 बराबर 21.6। आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी। बहुलक बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। नेक्स्ट है घड़ी में 3:25 पर घंटे और मिनट की सुई में बनने वाला कोण क्या होगा। तो कोण बराबर हमारे पास फार्मूला होता है 60h माइनस 11m/2 होता है। जब इसे सोल्व करेंगे तो 60 गुना 3 माइनस 11 गुना 25/2 मोड में होता है, 180 माइनस 275/2 मोड में होता है। आंसर हो जाएगा 95/2 यानी 47.5 डिग्री। आंसर ए हो जाएगा। यदि आज सोमवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो आज सोमवार है, शेष दिन कितना होगा, शेष दिन 63 दिन के बाद करेंगे तो 63/7 कर देंगे तो शेष दिन निकल जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो 63 दिन के बाद का दिन सोमवार प्लस 0 बराबर सोमवार ही होगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि लड़कियों के एक समूह में 22 टेनिस खेलती है, 20 बैडमिंटन खेलती है और 10 क्रिकेट खेलती है। 5 सभी तीनों खेल खेलती है, 8 इनमें से कम 2 खेल खेलती है। कितनी लड़कियां सिर्फ एक खेल खेलती है, ये प्रश्न कह रहा है। अब यहाँ पर इस तरह के फिगर ड्रॉ हो जा रहेगा जिसमें 5 जो है वो कॉमन है, 5 जो है वो तीनों लोग खेल रहे हैं। अगर यहाँ पर x मानते हैं, यहाँ पर z मानते हैं, यहाँ पर y मानते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर है टोटल कितना है 20 बैडमिंटन खेलने वाला है। उसमें से अगर 20 माइनस x माइनस y और -5 कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 10 टोटल है, 10 माइनस y माइनस z माइनस 5 हो जाएगा। और यहाँ पर होगा कितना कि 22 माइनस x माइनस z माइनस 5 हो जाएगा। अब ये तो हमें निकल के आ गया। अब प्रश्न में जो कह रहा है कि x प्लस y प्लस z प्लस 5 बराबर कितना 8 है, 8 इनमें से कम 2 खेल खेलती है। तो कितनी लड़कियां सिर्फ एक खेल खेलती है। यहाँ जब 100x प्लस y प्लस z बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 हमें निकल कर आ गया। अब एक खेल खेलने वाला कितनी संख्या है, तो आइए इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 माइनस x माइनस z प्लस 15 माइनस x माइनस y प्लस 5 माइनस y माइनस z। जब ये हो जाएगा तब इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 37 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस y प्लस z। अब ये 17, 15 और 5 कैसे आया आप यहाँ देख लीजिए कि 20 माइनस 5 के लिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस x माइनस y, और ये 22 में 5 जाएगा तो 17 माइनस x माइनस जो है हमारे पास वो z है, और ये कितना है कि 5 माइनस y माइनस z है। यही वाला यहाँ पे लिखा गया है। तो जब इसे सोल्व करेंगे, मान रखेंगे x प्लस y प्लस z का, तो हो जाएगा हमारे पास कितना, तो हो जाएगा 37 माइनस 2 गुना 3 बराबर 37 माइनस 6 बराबर 31। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 31। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा स्वरूप एवं गैर न्याय संगत है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। भारतीय संविधान में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता गैर न्याय संगत है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन अनुच्छेद 39 का में वर्णन है। अगला है 340 एटीएम के दाब पर जब कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2O 340 एटीएम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर करेंगे तो CH3OH हमें प्रोडक्ट मिलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन है, गंधहीन है और अति विषैला गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग सोडियम फॉर्मेट के निर्माण में किया जाता है। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा बी, CH3
OH बनेगा। चलिए, वह तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 है, तो निम्न में से ये क्या है? आंसर हो जाएगा B, धातु है। क्योंकि वह तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास इस तरह है 3s2 है, उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 है, तो यह क्षारीय मृदा धातु है। और 12 कितना मैग्नीशियम का होता है, Mg का 12 होता है। यहाँ द्वितीय समूह में ये आता है। द्वितीय समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए ग्राफ मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दिखाता है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर मानव शरीर में पाए जाने वाले कैल्शियम और सोडियम का अनुपात क्या है? कैल्शियम का अनुपात यहाँ 40 है और सोडियम का अनुपात जो कितना है वो है 8%। तो 8 है तो 40/8 बराबर हो जाएगा 5:1। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा D। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए डेटा के आधार पर शहर एक की साक्षरता प्रतिशत जो है वो कितनी है? जनसंख्या 200 है, साक्षर उसमें से 150 है, निरक्षर जो है वो 150 है। तो इसमें से निकालना है कि साक्षरता परसेंटेज कितना है। तो इसका सीधे हल कर दीजिए कि साक्षरता प्रतिशत बराबर साक्षरता कितनी है 150 बटा कुल जनसंख्या कितनी है 200 गुना 100% से कर दीजिए, सीधे आ जाएगा 75%। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? तो वो हो जाएगा 75%। ए हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति तीसरा से वही संबंध है जो आकृति सेकंड की आकृति 1 से है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर जो है ये गलत लिखा हुआ है, आप यहाँ अच्छे से कर दीजिएगा। यहाँ पर 150 अगर साक्षर है तो निरक्षर जो कितना होगा वो 85 होगा, क्योंकि टोटल जनसंख्या 200 है। नेक्स्ट है, उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शेरिंग टोब्गे किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भूटान के। कहाँ के बने हैं? भूटान के बने हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल हैं। रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह खाली स्थान हो जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। बोरेक्स क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जिसका pH मान जो होता है बोरेक्स का वो कितना होता है? वो 8 होता है। लिटमस जो है वो नीला से लाल करता है और अम्ल के साथ, और क्षार के साथ लाल से नीला करता है। फिनोप्थिलीन जो है अम्ल के साथ रंगीन है, क्षार के साथ गुलाबी है। हल्दी है जो अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं, क्षार के साथ लाल हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में किस तंतु फाइबर को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेयॉन। रेयॉन को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। यह सेलुलोज से बना अर्ध संश्लेषित बहुलक है। दुनिया का पहला पूरी तरह संश्लेषित रेशा नायलॉन है। इसे वर्ष 1930 ईस्वी में बोलेस कैर्थर्स फर्म द्वारा विकसित किया गया है। समान रूप से रेशा 2 प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक रेशा और एक संश्लेषित रेशा। कृत्रिम तरीकों में प्रयोगशाला में बनाए गए रेशों को मानव निर्मित या संश्लेषित या कृत्रिम रेशा कहा जाता है, जैसे रेयॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब कृत्रिम रेशा के प्रकार है। और कपास, ऊन, रेशम, सन, पटसन आदि प्राकृतिक रेशे हैं। यदि x अनुपात y बराबर 5:8 है तो 4x - 3y अनुपात 4x - 7y का मान कितना होगा? चलिए इसे x और y के मान रख देते हैं। तो 4 × 5 - 3 × 8 अनुपात हो जाएगा 4 × 5 - 7 × 8 हो जाएगा हमारे पास -4 अनुपात -36 बराबर हो जाएगा 4:36 यानी 1:9। आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। कोणीय माप में 1 रेडियन का मान कितने डिग्री के बराबर होता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पाई रेडियन बराबर क्या होता है? पाई जो हमारे पास रेडियन होता है, रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। 1 रेडियन बराबर क्या होगा? 1 रेडियन बराबर होगा 180/पाई। यहाँ पर पाई का मान रख दीजिए 180/22/7 यानी 180 × 7/22 बराबर हो जाएगा 57.27 लगभग। आंसर जो हो जाएगा बी। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। तो आइए देखते हैं। पहले कॉलम में क्या किया गया है कि 15 - 11 हो गया, 4 के स्क्वायर गुना 2 करेंगे तो ये 32 आ जा रहा है। ठीक उसी तरह 37 - 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 के स्क्वायर गुना 2 करेंगे तो 50 आ जा रहा है।
तीसरा में फिर क्या करेंगे, अगर हम 42 माइनस 35 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर और गुना 2 करेंगे तो 49 या 98 आ जा रहा है। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 42, आंसर बी। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। W से R गया है -5 है, R से M गया है -5 है, और M से -5 जाएगा तो वो क्या होगा, H होगा। V से Q गया है वो भी -5, Q से L गया -5, L से जो गया है कौन सा G वो भी -5 होगा। U से P -5, P से K वो -5, तो हो जाएगा हमारे पास जो K से -5 करें F हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो होगा D। अब अगला देखते हैं कि पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। पहला अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कोलकाता में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है। इंसुलिन हार्मोन के द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजोन में परिवर्तित किया जाता है। एड्रेनल हार्मोन रक्त दाब को नियंत्रण करता है। एड्रेनल को 3F हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन अस्तर ग्रंथिया को दुग्ध स्राव के लिए आवश्यक हार्मोन्स है, और थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर के उपापचय क्रिया को नियंत्रण करता है। मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या है, आंसर हो जाएगा सी, दायालिन, दाया निलय, फेफड़ा, उसके बाद बाया अलिन। रुधिर परिसंचरण का सही अनुक्रम है सबसे पहले महाशिरा, उसके बाद दाहिना अलिंद, फिर दाहिना निलय, फिर फुफ्फुस धमनी, उसके बाद फेफड़ा, फिर फुफ्फुस शिरा, फिर बायां अलिंद, फिर बायां निलय, फिर महाधमनी, फिर छोटी धमनी, फिर कोशिका। इस तरह से परिसंचरण होता है रुधिर का। अगला है, एक बस अपनी वास्तविक चाल के 7/8 से 42 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 16 मिनट में तय करती है। बस की वास्तविक चाल ज्ञात करें। दूरी जो हमारे पास है वो कितना है, 42 किलोमीटर है। समय कितना लग रहा है, तो 1 घंटा और 16 मिनट लग रहा है, यानी 19/15 घंटा लग रहा है। नई चाल जो है वो नई चाल पे है वो क्या है, तो वो है 42/19 अगुना कितना हो जाएगा, होगा 15। तो माना कि वास्तविक चाल बराबर हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर। तो x गुना 7/8 बराबर होगा 42 गुना 15 बटा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 37.17/19 किलोमीटर पर घंटा, यानी लगभग कितना हो जाएगा, 38 किलोमीटर पर घंटा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नई चाल बराबर दूरी बटा समय किया गया है। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक तौल से 30% कम का बाट इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो CP बराबर हो जाएगा 100, SP बराबर जो हो जाएगा 110, क्योंकि 10% लाभ पर बेचता है, और वास्तविक क्रय मूल्य जो हो जाएगा, वास्तविक क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 70। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, 110 माइनस 70/70 गुना 100, तो हो जाएगा 40/70 गुना 100, यानी 400/7 बराबर 57.1/7%। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अक्रम, नागेश, ग्रीस, विक्रम और सतपाल किसी पंचभुजाकार मेज के 5 कोनों पर बैठे हैं। सभी मेज के केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। ग्रीस जो है वो विक्रम के बाएं के तीसरे स्थान पे बैठा है। सतपाल नागेश के बाएं और बगल में बैठा है। अक्रम सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। नागेश के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, यहाँ पर जो बैठा है वो क्या है, वो ग्रीस है। यहाँ पे सतपाल है, यहाँ पे नागेश है, यहाँ पे विक्रम है, और यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो अक्रम है। तो नागेश के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, आंसर हो जाएगा ए, अक्रम। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थानों को भरे और श्रृंखला को पूरा करता है। 2 गुना 4 करेंगे 8 है, 8 गुना 4 करेंगे 32 है, 32 गुना 4 करेंगे 128 है, 128 गुना 4 करेंगे 512, 512 के 4 से गुना करेंगे तो 2048 आएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, आंसर हो जाएगा सी, सुभाष रुनवाल को।
सुभाष रूनवाल को रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण यकृत द्वारा होता है। यह एक थक्का क्लोटिंग बनाने का प्रमुख कारक है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन तथा कैल्शियम आयन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करती है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन से क्रिया करके रक्त का थक्का बनाता है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो फिलोक्विनोन होता है। विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 से 18 बार। मनुष्य की विभिन्न अवस्था में अगर 0 से 1 वर्ष का है तो श्वसन दर 30 से 60 बार होगा प्रति मिनट। 1 से 3 वर्ष के है तो 24 से 40 बार होगा। 3 से 6 वर्ष की आयु में है तो 22 से 34 बार होगा। कितना बार? 22 से 34 बार। और 6 से 12 वर्ष है तो 18 से 30 बार। अब 12 से अगर 18 वर्ष की आयु के हो तो 12 से 16 बार हो श्वसन दर प्रति मिनट का। सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति सक्रियता से उत्पन्न होती है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, IgE। सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी IgE की अति सक्रियता से उत्पन्न होती है। किसी बाह्य कारक फैक्टर के लिए प्रतिरक्षा तंत्र की अति सक्रियता के कारण एलर्जी उत्पन्न होती है। यह एलर्जी सामान्यतः इम्यूनोग्लोबिन E, IgE के कारण ही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई को दुगना किया जाए तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? इसका परिमाप कितना हो जाएगा? माना कि मूल लंबाई कितना है? x है और चौड़ाई कितना है? y है। परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप जो हो जाएगा वो 2 × x + y सेंटीमीटर हो जाएगा। नई लंबाई जो क्या है वो 2x है और नई चौड़ाई जो है 2y है। नया परिमाप 2 × x + 2y हो जाएगा, यानी 2 × 2x + y यानी 2 गुना मूल परिमाप के बराबर हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 गुना। किसी निश्चित कूट भाषा को इस तरह के रूप में कूटबद्ध किया गया है। नाइट को इस तरह, तो राइट को किस तरह कूटबद्ध किया गया है? यहाँ पर वोवेल को ए के 1, ई के 2, आई के 3, ओ के 4 और यू के 5 लिखा है तथा व्यंजन को 2 बढ़ाकर कोड किया गया है। तो अगर उसी तरह हम लिखते हैं, राइट का आर का 18 होता है तो क्या होगा? 2 बढ़ाएंगे तो 20 होगा। और उसके बाद आई को 3 लिखा है तो 3 उसी तरह लिख देना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जी का 7 होता है, 2 बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा। एच का 8 होता है, 2 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। टी का 20 होता है, 2 बढ़ाएंगे तो 22 हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए? आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। विकल्प में बी जो दिया है उसके अनुसार चिन्ह को बदलिए, आंसर आ जाएगा। नहीं तो एक बार सोल्व कीजिए। 13 - 18 गुना 6 + 30 भागा 6 बराबर हो जाएगा -90। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो वो होगा बी। किस खिलाड़ी ने दिसंबर 2023 में पुरुष हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? आंसर हो जाएगा ए, हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह ने दिसंबर 2023 में पुरुष हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर रोग जो है विटामिन किसके कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। और विटामिन की कमी से जो रोग होता है, ए की कमी से रतौंधी, B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और विटामिन के की कमी से खून जमने में देरी होता है। और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर। MIMO मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट शब्द किससे संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, बेतार संचार से। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है हाइड्रा मार्केट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, डार्कनेट बाजार से। जर्मनी ने रूस से जुड़े हाइड्रा मार्केट को बंद कर दिया है, जिसे अवैध वस्तुओं और सेवाओं को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डार्कनेट बाजार माना जाता है। 9, 21 और 123 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? 9:21 समानुपात 123 अनुपात x क्या होगा? तो x बराबर हो जाएगा 123 गुना 21/9 बराबर 41 गुना 7 बराबर 287। आंसर हो जाएगा सी। 30 क्रिकेटर एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। अमर पंक्ति के दाएं सिरे से 10वें स्थान पर है, जबकि दिनेश पंक्ति में बाएं सिरे से 5वें स्थान पर है। अमर और दिनेश के बीच कितने क्रिकेटर खड़े हुए हैं? तो जब इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 30 - 5 +
10 हो जाएगा कितना 15, आंसर हो जाएगा सी। उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या को तीसरी संख्या से। इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा, देखते हैं। अगर हम 7 के क्यू करते हैं और +2 करते हैं तो आ जाता है 345। उसी तरह 8 के क्यू करेंगे +2 करेंगे 514। तो 2 के क्यू करेंगे और +2 करेंगे, 2 4 4 दूनी 8 +2 बराबर 10, आंसर हो जाएगा बी। 17 से 20 जनवरी 2024 तक कहाँ 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ए, हरियाणा में। 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा में 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। ये था प्लेटफॉर्म में दिया हुआ एएलपी टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।